देखिए सिमेट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा। रेंज अक्स इक्वल टू -a/2 से अक्स इक्वल टू +a/2 हो सकती है। अगर ये होगी और ये पोटेंशियल Vx और एक्स के बीच में ग्राफ होता है और ये इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। अगर ऐसा होता है तो वे ये क्या करेगा, इट डिफाइन द पेरिटी। एक तो यही सबसे पहली बात यही है, इट डिफाइन द पेरिटी। पेरिटी डिफाइन करने का मतलब क्या है कि इवन या ओड वेव फंक्शन के बारे में जानकारी देगा। इवन एंड ओड वेव फंक्शन के बारे में बताता है वेव फंक्शन। इवन एंड ओड वेव फंक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, इवन के लिए अलग डिफाइन करेगा, ओड के लिए अलग डिफाइन करेगा ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये देखिए इसका पोटेंशियल तो ये हो गया Vx इक्वल टू 0 और एक्स इज ग्रेटर देन -a/2 और लेस देन a/2 हो जाएगा और इनफाइनाइट अदरवाइज हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट अदरवाइज हो जाएगा। अब ये जो वेव फंक्शन होगा वो साई एन बराबर √2/a और साइन n πx/a होगा। और ये लेकिन ये ओड वेव फंक्शन है तो n बराबर 2 4 6 इवन के लिए होता है और एक हो जाएगा साई एन बराबर √2/a और साइन सॉरी कोस n πx/a हो जाएगा और ये हो जाएगा n बराबर 1 3 5 के लिए हो जाएगा। ये इवन है तो ये ओड के लिए डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? आई क्या? अब देखिए यहां पर अगर एनर्जी वही है, पोटेंशियल वही है, बस ये इवन या ओड वेव फंक्शन के बारे में जानकारी अलग अलग देगा और एनर्जी जो हो जाएगी, एनर्जी वही रहेगी n² π² h² डिवाइडेड बाई 2m²। वही रहेगा, दैट इज k बराबर वही रहेगा n π/a ही रहेगा इसके अंदर भी और k बराबर 2me/h² भी वही रहता है, इसलिए ये वाली एनर्जी आती है, इसलिए ये वाली एनर्जी आएगी। समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पर अब अगर विड्थ को अगर ये चेंज करे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा। कल आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे ग्राफ आते हैं इसके। पहला ग्राफ ये आएगा वेव फंक्शन का, दूसरा ग्राफ क्या होता है, नीचे से स्टार्ट हो जाता है। दैट इज ये इवन ओड और वेव फंक्शन के लिए जानकारी देगा। ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, अगले वाला 4 पार्ट्स में आ जाएगा ऐसे। ये n बराबर 1 के लिए हो जाएगा, ये n बराबर 2 के लिए हो जाएगा, ये n बराबर 3 के लिए हो जाएगा। वेव फंक्शन वो रहे। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, नोड पॉइंट वही है। नोड पॉइंट इज गिवन बाई, नोड पॉइंट इज गिवन बाई n-1। नोड पॉइंट n-1 से ही दिए जाएंगे। ठीक है, नोड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। आ गया यहां तक समझे? अब अगर ये वेव फंक्शन चेंज करे, प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी साई स्टार साई होता है, प्रोबेबिलिटी साई स्टार साई होगा, 2/a हो जाएगा। अगर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, sin² n πx/a हो जाएगा। ठीक है, और n बराबर 1 2 4 2 4 6 के लिए हो जाएगा। समझ रहे हो? ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/a cos² n πx/a हो जाएगा। n 1 3 5 के लिए हो जाएगा, ये 1 3 5 के लिए हो जाएगा। समझ रहे हो यहाँ तक? ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इन ग्राफ को बस क्या कर देना है, सीधा कर देना है। ये आपका प्रोबेबिलिटी का ग्राफ हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कल आपने ये बनाए थे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर x -a/2 और लेस देन a/2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बॉक्स का कोई भी सवाल है ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब एक चीज का ऐसे मत बना देना, देखो ऐसे बनेगा ये,
ऐसे। ये यहाँ पर ऐसे कोना नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं बनता है, कोना नहीं बनेगा। ठीक है, सारे ग्राफ को ऊपर कर दीजिए आप। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड जो आएगा वो यहाँ 2/a आएगा, 2/a आएगा, 2/a आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कल आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी कि ऐसे ऐसे आएंगे ये सब चीजें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये विड्थ चेंज करे तो क्या होगा? देखिए, बॉक्स का एक ही रूल है, अगर विड्थ चेंज करे, कोई भी बॉक्स की प्रॉब्लम हो, ठीक है, बॉक्स प्रॉब्लम एनीवन कोई भी हो, अगर इसका जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है a बराबर √2/a ही होता है। अब अगर ये विड्थ इसने क्या कर दी, जैसे मान लो विड्थ x बराबर 0 से x बराबर 2a कर दी, ठीक है, तो ये आपका ये चेंज हो जाता है, 2 बराबर 2a हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a बराबर 1/a, ये आ जाएगा। ये आपको पता है ये कौन सा प्रॉब्लम है? ये है पार्टिकल इन 1D बॉक्स है ये, पार्टिकल इन 1D बॉक्स है ये, सिमेट्रिक नहीं है ये। ठीक है, दैट इज एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू 2a का होल स्क्वायर। एनर्जी विड्थ चेंज होने से हो जाती है। समझ में आ गया? अगर यही सब चीजें, इसका मतलब ये होगा आपका वेव फंक्शन इस सवाल के लिए हो जाएगा 1/a और साइन n πx/2a हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बॉक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, और ये तो सबके लिए डिफाइन होता है, 1 3 5 2, ये सबके लिए डिफाइन होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यही बात सिमेट्रिक पोटेंशियल में हो, सिमेट्रिक पोटेंशियल में अगर हो, अगर यही प्रॉब्लम आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल में हो, ठीक है, दैट इज मैं विड्थ को बढ़ा दिया है, और सिमेट्रिक हमेशा ऐसे ही बना हुआ आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वी एक्स है, ये एक्स के बीच में ग्राफ है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वही वेव फंक्शन हो जाएगा आपका, जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो 2/2a होता है, 2/2a हो जाएगा। ठीक है, तो 1/a ही आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, आपकी विड्थ चेंज हो गई है, और ए तो साई n बराबर हो जाएगा √2/a, सॉरी 1/a, और साइन n πx/2a हो जाएगा ये, और n कितना हो जाएगा, 1 3 5 2 4 6। ठीक है, 2 4 6, और साई n बराबर क्या हो जाएगा, 1/a और कोस n πx/2a। ठीक है, तो n बराबर 1 3 5 डॉट 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 ये हो जाएगा। ठीक है, विड्थ चेंज हुई है, बाकी पोटेंशियल सिमेट्री की है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू 2a का स्क्वायर। अब ऐसे सवालों के अंदर एक चीज का ये ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं या कुछ भी एनिमल अपन कुछ भी निकालते हैं, तो ऐसे सवालों के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ठीक है, कि इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पर। ठीक है, माइनस समथिंग a1 से +a1 अगर इंटीग्रेट करोगे और इवन वेव फंक्शन है, इवन वेव फंक्शन है, और इंटू dx है, तो 2 इंटू 0 से a1 इंटू इवन वेव फंक्शन लग जाएगा। ठीक है, और इंटू dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो एनिमन कोई भी नंबर आएगा, और ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब सिमेट्रिक पोटेंशियल में ये लागू होता है, बट पार्टिकल इन बॉक्स में नहीं लगेगा। ठीक है, ओड वेव फंक्शन आते ही ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट सवाल हो जाते हैं सारे के सारे, ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो यहाँ से सारे सवाल हो जाते हैं। तुरंत वो यही पूछना चाह रहा है बार बार, इन्हीं सब चीजों को फोकस करेगा। समझ में आ गई मेरी बात को? इसका बॉक्स देने का मतलब और पार्टिकल इन क्या नाम सिमेट्रिक पोटेंशियल देने का मतलब यही है। समझ में आ गया क्या? कल यही देखो किसी कितने अच्छे तरीके से सवाल पूछ रखे हैं ग्राफ से। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ग्राफ तो वही देंगे, बस रेंज बढ़ गई है, बाकी वही चीजें हैं, और बार बार कोई भी बात पूछ सकता है। समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी निकालने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर रेंज में निकालोगे, इंटीग्रेट करोगे, पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालोगे, किसी पॉइंट पे वैल्यू पुट करोगे, और पर्टिकुलर अगर रेंज भी दी हुई आएगी और पर्टिकुलर पॉइंट भी अगर दिया हुआ आएगा तो वैसे निकाल लो। समझ में आ गई मेरी बात को? तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब जैसे दिमाग में आता है
कि ऐसे ये हमको करवा क्यों रहे हो, ये सब चीजें आती भी है क्या? कल अपन ने कुछ सवाल किए थे ना? ठीक है, तो एक सवाल और लिख लो। लिखिए कंसीडर ए पार्टिकल, ये बाद में कर लेना। मतलब बाद में करने का मतलब ये है कि पहले सवाल लिख लो ताकि वो लैंग्वेज समझ में आए कि क्यों पूछता है ऐसे सवाल। ठीक है, सवाल उसी में लिखना है। आपने क्या हेडिंग दी है? नहीं दी ना हेडिंग? ठीक है, दे दो चाहे हेडिंग। हेडिंग दो सिमेट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग दो सिमेट्रिक पोटेंशियल। अब एक सवाल लिखो। पहले सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसके अंदर? कल दो सवाल जो दिए थे वो पूछे जाते हैं। पहली बात तो एक आपको पार्टिकल इन बॉक्स देगा और एक क्या देगा आपको? सिमेट्रिक पोटेंशियल देगा। देगा ना? एक आपको बॉक्स देगा और एक आपको क्या देगा? पोटेंशियल देगा। देगा। और दोनों के अंदर आपको क्या करना है? डिस्टिंक्शन करना है। दोनों के अंदर आपको क्या करना है? डिस्टिंक्शन करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो लिखिए कंसीडर ए पार्टिकल। कंसीडर ए पार्टिकल in one dimensional potential, in one dimensional potential that satisfies that satisfies v minus x equal to vx, v minus x equal to vx, let psi naught and psi 1, let psi naught and psi 1, let psi naught and psi 1 put the ground state and the first excited state respectively, denote the ground state and the first excited state respectively, psi equal to alpha naught psi naught plus alpha 1 psi 1, alpha 1 psi 1 be a normalized state, be a normalized state with alpha naught and alpha 1, with alpha naught and alpha 1 being real constant, being real constant. Full stop. The expectation value of x, the expectation value of x of position vector in state psi, of position vector, of position vector in state psi is given by. देखिए इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि आपको पूछा है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको इस तरीके से दे रखा है। ये देखिए एक ही मिनट में सवाल हो जाएगा। इसने पूछा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ साई इन द स्टेट साई पूछा है। ये वाला गिवन स्टेट है, दैट इज ये वाला साई इंटू एक्स और साई पूछा हुआ है आप। बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप कि सिंपल कीजिए। पहली बात तो ये क्या है, अच्छा ये देखिए कई बार ये ग्राउंड स्टेट होता है। अब ग्राउंड स्टेट होने का मतलब एन बराबर जीरो नहीं है, यहाँ पर एन बराबर वन ही है। और ये देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता है, एन का मतलब टू होता है। लेकिन ये देते साई नोट और साई वन है। एन बराबर जीरो तो अपने पास में क्या नहीं है, ऑथराइज्ड ही नहीं है। समझ में आ गया? आगे बात समझे, एन बराबर जीरो तो अपन ले ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, अब ये आपको करना है बस। देखिए यहाँ पर पहले अल्फा नॉट, ये साई ऐसे ही लिख देता हूँ। ये आ गया अल्फा नॉट एक्स साई नॉट प्लस अल्फा वन एक्स साई वन हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब ये कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, अल्फा नॉट स्टार हो जाएगा साई नॉट प्लस अल्फा वन स्टार हो जाएगा साई वन। अरे हो जाएगा ना? और ये वापस से ऐसा कैसा रख दीजिए, अल्फा नॉट एक्स साई नॉट प्लस अल्फा वन एक्स साई वन हो जाएगा। ये हो जाएगा ना? यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर
ये हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो ये अल्फा नोट स्क्वायर हो जाएगा, साई नोट एक्स साई वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अल्फा नोट और अल्फा वन कर देता हूँ, एक ही बात है, अल्फा नोट अल्फा वन भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और ये इसके साथ चला जाएगा, साई नोट एक्स से साई वन हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा अल्फा वन स्टार अल्फा नोट साई वन एक्स, और साई नोट आ जाएगा प्लस अल्फा वन स्टार अल्फा वन और साई वन एक्स से साई वन आ जाएगा ना। यहां तक आ गया समझ में? अब देखो, अब देखो बच्चों, अब आपके इसको वेव फंक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको। ये देखिए पहले वाला वेव फंक्शन क्या होता है, पहले वाला वेव फंक्शन क्या होता है, साई नोट अपने पास में कोस होता है। देखो साई एन बराबर अपना क्या होगा, जो भी विड्थ है 2/a मान लो, 2/a, और साइन एन पाई एक्स बाई ए होता है। ठीक है, एन बराबर 1 3 5 के लिए होता है डिफाइन, ये सॉरी 2 4 6 के लिए होता है। ठीक है, और साई एन बराबर, अब सिमेट्रिक पोटेंशियल है ये, √2/a और कोस एन पाई एक्स बाई ए, और एन किसके लिए हो जाएगा, 1 3 5 के लिए डिफाइन हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो बच्चों, ये देखिए मैंने कहा था जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, वन होता है, तो ये कोस के साथ जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा कि इंटीग्रेशन ऐसे करेगा, ये इसको साइन नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स है। अब ये एक्स तो ओड फंक्शन है, और साइन नॉट क्या हो गया, इवन हो गया, ये तो इवन हो गया, और -a/2 से +a/2 में इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म ही पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये टर्म जाएगी और ये टर्म जाएगी, ये टर्म और ये टर्म चली जाएगी, समझ में आ गया? अब ये बच जाएगी, और यही आपको आंसर पूछा था कि कौन सी टर्म बच जाएगी, क्या ये दोनों टर्म बच जाएगी। ये नेट का ही सवाल है। ठीक है, और क्या नाम है, जेस्ट का भी सवाल है ये, समझ में आ गया? ऐसे सिमेट्रिक पटे, ये बस इतनी फॉर्म पूछी, आगे इंटीग्रेट नहीं करवाया इसने। समझ में आ गया कि कौन सा सही है? अब आप बताओ, ईमानदारी से आप कर देते इस सवाल को, आप कर देते इस सवाल को। देखो कितना अच्छा सवाल पूछा, ऊपर सिमेट्रिक पोटेंशियल दिया और नीचे क्या पूछा है, ये देखो इंटीग्रेशन से ही हो गया सॉल्व। समझ में आ गया मेरी बात? और यही अगर बॉक्स प्रॉब्लम होती, 1D बॉक्स अगर होता, ठीक है, तो देन ये क्या हो जाता, ये जीरो नहीं होता, ये जीरो नहीं होता, क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट में डिफाइन होता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में एक सिमेट्रिक पोटेंशियल है और एक आपके पास में पार्टिकल इन बॉक्स, उसको एंटी सिमेट्रिक नहीं बोलते हैं। एंटी सिमेट्रिक हमेशा दो क्वाड्रेंट में डिफाइन होना जरूरी होता है, वो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बस वो पेरिटी को डिफाइन नहीं करता। वो क्या नहीं करता, उसके पास में इवन या ओड वेव फंक्शन की अलग अलग जानकारी नहीं है। इनको इवन या ओड वेव फंक्शन की अलग अलग जानकारी उसके पास में नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, बस हो गए। ये ऐसी प्रॉब्लम आती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, सिमेट्रिक पोटेंशियल करते हैं। दो प्रॉब्लम अपन ने पहले की थी जो कि TFR में आई हुई है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? और नेट में तो खूब सारे सवाल पूछे हैं, यही यहीं से पूछते हैं। बस टफ सवाल नहीं पूछेगा आपसे, टेक्निक पूछेगा वो। ठीक है, आपको आना चाहिए, कर लोगे, इसलिए अपन क्या करते हैं, सिमेट्रिक पोटेंशियल करते हैं। समझ में आ गया? अब प्रोबेबिलिटी के 3 तरीके वही रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब बात आता है कि करके बताओ कि वाकई में ऐसा होता है। ठीक है, सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो V -x इक्वल टू VX के साथ जाते हैं, दैट इज, ऐसा लिखते ही इट डिफाइन द पेरिटी, इट डिफाइन द पेरिटी। ये पेरिटी को क्या करेगा, डिफाइन करेगा ही करेगा। समझ में आया मेरी बात? ऐसा करते ही पेरिटी को डिफाइन करेगा, दैट इज इट टेल्स अबाउट, इसका मतलब ये हो गया इसके पास में अलग अलग जानकारी है। ठीक है, इसके पास में क्या है, अलग अलग जानी, टेल्स अबाउट इवन या ओड वेव फंक्शन, ओड वेव फंक्शन के बारे में बताएगा ये। समझ में आ गया? अलग अलग डिफाइन करेगा ये। तो शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, अब की बार विड्थ अपन इससे कर लेते हैं, अक्स बराबर -a से लेकर अक्स इक्वल टू +a के बीच में कर लेते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा वो। ठीक है, तो ये देखिए, और ये फ्री पार्टिकल है, पार्टिकल कैसा है, फ्री है, Vx इक्वल टू 0 है, पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? जो बस ये वाली जो रेंज है इसकी x बराबर 0 है, दैट इज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में
पार्टिकल को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पार्टिकल को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, करते हैं फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब टाइम इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि पोटेंशियल टाइम का इंडिपेंडेंट है। पोटेंशियल अभी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही लगाएंगे सबके अंदर। अभी टाइम डिपेंडेंट की जब भी बात आए ना, तो फर्मी गोल्डन रूल या परटर्बेशन थ्योरी होता है। समझ में आ गया, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी आता है। ठीक है, जो कि आप बच्चों के तो नहीं है लेकिन हायर एजुकेशन में है, अच्छा है। उसको फर्मी गोल्डन रूल भी बोला जाता है। ऐसे समझ में आ गया मेरी बात को? तो वो अलग होता है कि वहां पर पोटेंशियल जो होता है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या आता है, डिपेंडेंट आता है। ठीक है, उसको बोला जाता है। तो अपन बाकी जितनी भी प्रॉब्लम करते हैं सब टाइम इंडिपेंडेंट है। दैट इज पार्टिकल इन बॉक्स, सिमेट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल स्टेप, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इनफाइनाइट वेल डेप्थ पोटेंशियल, हाइड्रोजन एटम, हार्मोनिक ऑसिलेटर, सारे टाइम इंडिपेंडेंट है। तो आप जितने भी बच्चे, जो जितने भी लोग एमएससी से नीचे नीचे, वो तो सारे हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट की ही बात करते हैं ये। ठीक है, और आगे ये क्या करते हैं, टाइम डिपेंडेंट की बात करते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट में खास बात यही होती है कि नॉर्मलाइज रहेगा वेव फंक्शन, पूरे स्पेस में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितनी होगी, 1 होगी, ये ध्यान रखना है। और एक क्या रहेगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगता है, और श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड होता है। समझ में आ गया? अब आगे जाने के बाद में श्रोडिंगर इक्वेशन भी वैलिड नहीं है, ठीक है, तब अपने को अप्रोक्सीमेशन मेथड काम में लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वहां तक नहीं जाना है, कुछ बच्चों को जाना है और कुछ बच्चों को नहीं जाना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर, अब अपन तो तरीके से ही करेंगे। ठीक है, ये अपने आप बोलेगा, ये अपने आप लैंग्वेज बोलेगा। तो अपन ने काम किया कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बोला, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ग्रेडियंट स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई साई हो जाएगा। बोलो, होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब देखिए यहां पर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट है तो ई को खोलने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो आयटा एच का डेल बाय डेल्टा टी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ले लिया, या सीधा ऐसे लिखा करो, देखो या सीधा ऐसे लिखा करो, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ये ज्यादा बेटर है, ये बहुत ही बढ़िया है, इक्वल टू 0, ये है। इसकी ये वाली फॉर्म अगर याद रखते हो तो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा ये है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो अब यहां से करते हैं, तो ये हो जाएगा डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर ये तो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, आपने फुल डेरिवेटिव क्यों लगाया है? तो ये 1D है, इसलिए मैं लगा सकता हूँ। ये क्या है, ओनली एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या कर सकते हैं, फुल लगा सकता हूँ, अदरवाइज तो मैं फुल नहीं लगा सकता, अदरवाइज तो मुझे पार्शियली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और ई माइनस ये पोटेंशियल 0 बोल रहा है, इंटू साई फर्स्ट, और इंटू साई फर्स्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अपना पूरा का पूरा फर्स्ट रीजन है, दैट इज वी एक्स इक्वल टू 0 फोर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए और इनफाइनाइट अदरवाइज। ये अपने पोटेंशियल डिफाइन कर रखा है अपना, इसको अपन फर्स्ट रीजन कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो फर्स्ट रीजन ही कह रहे हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी जहां पर अपना पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो अब ये इक्वेशन बन गई, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0 हो गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, बन गई ना। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, एम बराबर प्लस माइनस आइटा के हो जाएगी। समझ में आ गया, एम बराबर प्लस माइनस आइटा के हो जाएगा। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये देखिए अपने आप बोलेगा, मैं तो कुछ करूंगा भी नहीं। ये देखिए यहां पर आने के बाद में आपका वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, साई बराबर ए ई की पावर आइटा के एक्स बन जाएगा, और बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स बन जाएगा, बन जाएगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली बात तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी अगर आपको वैल्यू पुट करनी है तो इमेजनरी वेव फंक्शन में वैल्यू पुट नहीं होती है, इसको रियल वेव फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना, ए डेस कह देता हूँ साइन के एक्स और प्लस बी डेस कोस के एक्स, समझना बात। ठीक है, ये हो गए। आपको इसमें कभी भी बाउंड्री कंडीशन नहीं लगेंगी, इसमें लग जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया, वैल्यू पुट इसी में रियल वेव फंक्शन में होगी। इमेजरी दो मीनिंग बताता है, एक रियल भी बताता है, एक इमेजरी भी बताता है, तो वहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, अपन ने शुरुआत में भी किया था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, इसलिए इसका कोई डायरेक्ट कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इसका मीनिंग किससे दो, प्रोबेबिलिटी से दो इसका। ठीक है, दैट इज
रियल वेव फंक्शन बनाओ इसको आप, ठीक है। अरे बोलो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो, अब अपना कंडीशन करते हैं पहले, x इक्वल टू माइनस ए बाई टू करते हैं, सॉरी माइनस ए करते हैं। वेव फंक्शन शुड बी वैनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्री। एक तो x इक्वल टू माइनस ए इसकी बाउंड्री है, तो साइन के एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस ए और प्लस बी डेस, और ये कितना हो जाएगा, कोस के एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा ना। वेव फंक्शन शुड वैनिश एट ए इनफाइनाइट बाउंड्री। अब मैं ये काम कर रहा हूं, वेव फंक्शन शुड बी वैनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। इनफाइनाइट बाउंड्रीज के ऊपर क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, वैनिश होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो पहले तो अपन ये भी लगाते हैं, तो अगर ये मैंने लगाए तो ठीक है, जीरो कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी क्या हो जाएगा, ए डे साइन के ए बन जाएगा माइनस, और प्लस बी डे कोस के ए बन जाएगा, क्योंकि ये तो इवन होता है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी बात ये होता है, वेव फंक्शन शुड ही वैनिश, एक बाउंड्री और भी है इसकी, साई फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू प्लस ए करते हैं, इक्वल टू ए डेस साइन के एक्स एट एक्स इक्वल टू प्लस ए होगा, और प्लस बी डेस, और ये क्या हो जाएगा, कोस के एक्स एट एक्स इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ए डेस साइन के ए बन जाएगा, और प्लस बी डेस कोस के ए बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। एक बार जोड़ दूं, एक बार घटा दूं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब अगर जोड़ दूंगा तो ए डेश भी जीरो आ जाएगा, बी डेश भी जीरो आ जाएगा, दोनों जीरो आ जाएंगे। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है। अपन तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि x इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए रेंज के अंदर पार्टिकल पाया ही जाएगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अपने को क्या काम करना पड़ेगा, तरीके से थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब अपने को मानना पड़ेगा। अब अपन शुरुआत से वापस से शुरुआत करते हैं, इस वेव फंक्शन की वहीं से शुरुआत होगी। x बराबर हो जाएगा ए डेस साइन के एक्स और प्लस बी डेस कोस के एक्स। अब अपने दो केस लेंगे, केस फर्स्ट लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सीधे तरीके से तो नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, इवन या ओड को अलग अलग डिफाइन करेगा ये, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि मैं वैसे ट्रीट नहीं होऊंगा जैसे आप मुझे बॉक्स की तरह कर रहे हो, वैसे ट्रीट नहीं होऊंगा मैं होऊंगा इवन या ओड की अलग अलग जानकारी दूंगा आपको। दैट इज इट डिफाइन द पैरिटी। ये क्या करेगा, पैरिटी को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, साई फर्स्ट इक्वल टू केस फर्स्ट, तो अपन मान लेते हैं कि ए डेस अपना नॉट इक्वल टू जीरो है और बी डेस इक्वल टू जीरो है। मानना पड़ेगा अपने को। क्यों मानना पड़ेगा, ए डेस और बी डेस जीरो एक साथ हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो अपन कह रहे हैं कि बॉक्स के अंदर पार्टिकल पाया जा रहा है, और एक तरफ कह रहे हैं जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए डेस और बी डेस जीरो होते ही कोफिशिएंट ही अगर जीरो होता पार्टिकल के पाए जाने की, वेव फंक्शन जीरो हो गया, तो प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है जीरो हो गई। अरे बोलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए साई बराबर, यहां पर देखिए साई बराबर साई बराबर, ये क्या हो जाएगा, ए डेस साइन के एक्स हो गया। अपन ने बी डेस को जीरो कर दिया। अब आ जाएगा, अब अपन लगा देते हैं बाउंड्री कंडीशन, साई फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस ए कर दो चाहे प्लस ए कर दो, एक ही बात है, ए डेस और साइन के एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये फंक्शन शुड बी वैनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। इसका फायदा कहां मिलेगा अपने को, ए डेस तो निकाल लेंगे लेकिन के निकालना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू जीरो। अब अपन ने कह रखा है भाई ए तो जीरो होगा ही नहीं, ए डेस तो जीरो होगा नहीं, ए डेस तो आपका नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, साइन के बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन के बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज के बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एन पाई। के बराबर कितना हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहां पर तो के बराबर कितना हो जाएगा, एन पाई बाई ए हो जाएगा, एन पाई बाई ए हो जाएगा। अब समझना बात को, ठीक है। अब मैं वहां पर मिसमैचिंग होगी, देखना समझना। केस सेकंड यहां पर ले रहा हूं, ये केस सेकंड है मेरा। केस सेकंड में देखिए, अगर मैं कह देता हूं भाई ए डेस इक्वल टू जीरो और बी डेस इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, एक बार ये कर लेते हैं। ये अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, वही वाली बात वापस से हो जाएगी।
आपके पास में वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, अब साई बराबर वी डेस कोस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, वी डेस कितना हो जाएगा, कोस के एक्स हो जाएगा। अरे बोलो, ठीक है। तो यहां पर देखो, साई बराबर साई एट एक्स इक्वल टू प्लस ए इक्वल टू बी डेस और कोस के एक्स एट एक्स इक्वल टू प्लस ए। तो अपन ने कह रखा है भाई, अपना क्या नहीं होगा, बी डेस तो आपका जीरो होगा नहीं, बी डेस तो नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कोस के एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। और के एक्स बराबर क्या होता है, या तो ऐसे लिख दो, एन पाई बाई टू ए लिख देता हूं, एन पाई बाई कितना लिख देता हूं, टू ए लिख देता हूं, एन पाई बाई टू ही होता है ना। ठीक है, अरे बोलो भाई, लेकिन बस, या अपन ऐसे लिख सकते हो, दैट इज टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई ए लिख सकते हो। ठीक है, एन बराबर जीरो एक दो तीन जो भी है, समझ में आ गया। और या मैं लिख सकता हूं कि इस बात को ऐसा ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूं कि एन पाई बाई टू ए लिख देता हूं, और एन बराबर मैं लिख देता हूं एक तीन पांच, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, बोलो, एन पाई बाई टू। ठीक, अब ये एट एक्स इक्वल टू ए किया ही था अपन ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा के ए बराबर, तो के बराबर आ गया एन पाई बाई टू ए। ठीक है, और एन बराबर कितना है, एक तीन पांच डॉट डॉट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मामला तो यही चल रहा था। अब देखिए, ये क्या है, ये सबके लिए डिफाइन कर रहा है, एन बराबर एक दो तीन चार समथिंग। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो एन बराबर आप लिख सकते हो दो चार छह डॉट 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 लिख सकते हो, तो भी एक ही बात है, मैंने दो का भाग दे दिया। ठीक है, वही नंबर डिफाइन हुए हैं उसके भी, एक दो तीन चार पांच सात सारे नंबर डिफाइन हुए हैं। तो इन दोनों को कवर करने के लिए मैंने यही काम कर दी। अब हो गया आपका प्रॉब्लम। तो आपका प्रॉब्लम यहां पर क्या आया, दैट इज, ये देखिए, ये देखिए आपका इवन वेव फंक्शन के लिए डिफाइन किया है इसने, और ये देखिए ओड वेव फंक्शन के लिए इसने डिफाइन किया है। अरे ओड वेव फंक्शन के लिए डिफाइन किया है ना, ये आपका ओड वेव फंक्शन के लिए डिफाइन किया है इसने। ठीक है, दैट इज साई बराबर, साई बराबर, अब आपका हो जाएगा ए डेस और साइन एन पाई बाई टू ए। बताओ आया कि नहीं आया। वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज होना जरूरी है। दैट इज एन बराबर आपका दो चार छह ही रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ए बाई एन सॉरी टू बाई ए होता है, और अगर आपने विड्थ चेंज की है तो विड्थ चेंज कर दीजिए, ज्यादा लोचे में पढ़ना ही नहीं है आपको। और या साई स्टार साई बराबर वन कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दैट इज, तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो कि साई स्टार साई इंटू डी एक्स माइनस ए टू प्लस ए इक्वल टू वन, दैट इज आपका ए डेस ये आएगा। ठीक है, और समथिंग। ठीक है, तो वन बाई रूट ए आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया एक, साई बराबर वन बाई रूट ए और साइन एन पाई एक्स और अपॉन टू ए, और एन बराबर दो चार छ डॉट डॉट। ये आपका यहां तक मामला आ गया, आ गया, एक मामला यहां तक आ गया, एक यहां तक आ जाएगा, वही सेम चीज है। वे फंक्शन शुड, अब आपका आ गया साई बराबर बी डेस और कोस एन पाई एक्स अपॉन टू ए आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना। ठीक है, तो वे फंक्शन वही चीज है, वन बाई ए ही आएगा, वे फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, वे फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज होना चाहिए वे फंक्शन, तो नॉर्मलाइज होगा तो साई बराबर हो जाएगा वन बाई ए और कोस एन बाई एक्स अपॉन टू ए, और एन बराबर एक तीन पांच। ये आपका एक, ये दोनों वेव फंक्शन आपके वैलिड वेव फंक्शन है, दैट इज इट डिफाइन द पैरिटी। ये इवन या ओड वेव फंक्शन के बारे में अलग अलग आपको जानकारी दे रहा है, सुंदर जानकारी दे रहा है। विड्थ चेंज करोगे तो दोनों में अंतर है, विड्थ वाइज अंतर है, और अगर आप विड्थ को अगर सेम रखते हो तो विड्थ वाइज तो अंतर नहीं है, बट एक को आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में डिफाइन किया है, एक को आपने क्या किया है, ओनली एक ही क्वाड्रेंट में डिफाइन किया है, तो एक पैरिटी को डिफाइन करता है, एक पैरिटी को डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब यहां पर देखो, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी वही चीज है, एन पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, आपने विड्थ चेंज की है तो दैट इज टू ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
बाकी कोई एनर्जी चेंज नहीं हुई है, एनर्जी वही है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ma स्क्वायर ही है, बाकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है, बट आपने विड्थ चेंज की है। समझ में आ गया यहाँ तक? बस बात इतनी ही है। अब आगे अच्छे अच्छे सवाल पूछ ही रखे इन्होंने। अब एक चीज का ध्यान रखना है, n = 1 हमेशा ग्राउंड स्टेट होता है, n = 2 हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, n = 3 हमेशा सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है, n = 4 हमेशा थर्ड एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है। एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम लेना, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होता है आपका, ठीक है। n = 6 लेना, ये आपका फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट होता है। समझ गए? अरे बोलो, समझे हो कि नहीं समझे हो? समझ गए ना? यहां पर देखिए, अब कई बार क्या करता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट का कई बार रेशियो पूछता है, तो आप क्या कर लेते हो, n = 1 को भी शामिल कर लेते हो, ऑप्शन तो मिलेगा आपको, ये तो पक्का है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट का रेशियो आपको निकालने के लिए आपको ये काम करना पड़ता है कि एक्साइटेड स्टेट का अगर आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, तो एनर्जी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4, 9 और 16, 25, ये रेशियो आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सिर्फ एक्साइटेड स्टेट का रेशियो पूछा है इसने, ग्राउंड स्टेट का रेशियो नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये कई बार सवाल पूछ लेते हैं, ग्राउंड स्टेट का पूछे तो आपका 1 भी आएगा, 1:4 समथिंग। समझ में आ गया? अब कई बार इवन या ओड के लिए भी अलग अलग पूछ सकता है वो, ठीक है। इस तरीके की कुछ चीजें। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके की अगर कुछ बातें आई हैं तो अच्छे दिन आ गए हैं अपने, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी और वे फंक्शन वही है, ठीक है। अब ये देखिए -a2 + a के अंदर अगर अपन वे फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो दोनों वे फंक्शन शामिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों वे फंक्शन क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। अब आपको कई बार क्या होता है, ग्राफ बनाना नहीं आता है, ठीक है, तो ग्राफ बनाने का बहुत आसान तरीका होता है कि ये वे फंक्शन लिख दिया आपने, इवन या ऑड वे फंक्शन के बारे में अलग अलग जानकारी देगा ही देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब एक आपका प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, ठीक है। इधर p = ψ, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अपन वे फंक्शन निकाल रहे हैं, ये x = -a/2 हो जाएगा, ये x = +a हो जाएगा, सॉरी, ये x = -a हो जाएगा, ये x = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x = 0, x = -a, x = +a हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए x = -a to +a, अगर आप ऐसे बनाओगे तो देखो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि कोई नोड पॉइंट नहीं है इसके अंदर, और पहले n = 1 के लिए डिफाइन हुआ है, तो कोस के लिए डिफाइन हो गया है, ठीक है। दैट इज साई बराबर 1/a और कोस n πx, सॉरी, πx/2a का ग्राफ बना है, यहाँ पर बनाया कि नहीं बनाया? अब यहाँ पर देखिए, पूरे पार्ट को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर n = 2 हुआ है, n = 2 का मतलब ही यही होता है कि दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए पूरे रीजन को, पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया तो बीच का पार्ट यहीं से ही आता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर देखो कोई सिंपल सी ही बात है, तो यहाँ पर देखिए साई बराबर 1/a और साइन n πx/2a है, πx/ कितना है, 2a है, समझ रहे हो? तो πx/2a है अगर आपका, तो यहां पर देखिए n बराबर पाई होते ही ये समथिंग हुआ है, πx/, साइन का ग्राफ बनाना है, और साइन के अंदर कोई भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां वाली x = -a/2, तो ये नेगेटिव रीजन में चला गया ग्राफ, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। बस आपको इतना ही पता करना था, बाकी ऐसे हमेशा घूमता है ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से घूम जाएगा ग्राफ, ऐसा बन जाएगा, बन गया। अब ये देखिए पूरा रीजन, आप समझिए बात को, पूरा रीजन आपके 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ये पूरा रीजन ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो तो बनेगा साई बराबर 1/a और कोस और πx/, ये सॉरी 2 करना भूल गया, 2πx/a, और ये आ जाएगा 3πx/2a, ऐसा ग्राफ बनेगा, बनेगा। अब ये पूरा पार्ट क्या बनेगा, अब ये देखिए यहाँ पर अगर ये पूरी एक जैसी रेंज होती ना, तब तो ये कोई नहीं था कि जैसे बॉक्स में तो a/3 कर देते, आप बॉक्स में तो क्या कर देते, a/3 कर देते,
ठीक है, लेकिन यहां पर देखो ये बीच में क्या आ गया है, बीच में क्या आ गया, एक्स इक्वल टू जीरो आ गया है, बीच में क्या आ गया, एक्स इक्वल टू जीरो आ गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या, 2a/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a/3 हो जाएगा। 2a/3 कितना होता है, 0.6 के करीब होता है ना। अरे बोलो। ठीक है, तो ये आप यहां पर आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, यहां पर कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट आएगा, ठीक है, और यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट से अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट बताओ जहां पर ये जीरोज करेगा, बोलो। अब देखो यहां पर आप यही देख लो ना, कोस 3πx/2a है, और अगर ये कोस क्या नाम है, π/2, 3π/2 का वैल्यू जीरो होता है ना, तो अक्स बराबर अगर मैं π/3 करूं, अक्स बराबर अगर करूं π/3 करूं तो जीरो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दैट इज ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2a/3 है वैसे तो पॉइंट, कितना पॉइंट है, 2a/3 है। समझ में आ गया ना मेरी बात को, लेकिन ये जीरो और -a पॉइंट है, जीरो और -a पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2a/3 है ना ये पॉइंट, अरे -2a/3 है ना, -2a/3 तो होगा, देखो एक बार चेक करो। ये लोचा इसलिए हुआ है, सॉरी, -a/3 है क्या, हाँ -a/3। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है और इसमें 3 का भाग देना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको रेंज देखनी है और 3 का भाग देना है, बस आपको इतना ही काम करना है, उसके अंदर तो पूरे के अंदर लग जाता है। ठीक है, लेकिन ये यहां से रीजन है तो -a/3 होगा, और ये एक्स इक्वल टू +a/3 होगा। ये कई बार आपको मार खिला देगा वो, आप समझ में आ गया, इतना पॉइंट पूछेगा ये। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर पर्टिकुलर अगर आप ऐसे ग्राफ बन रहा है ये ऐसा, अब अगले वाला भी चेक कर सकते हो आप, ये इस तरीके से, इसका मतलब ये हो गया, अगले वाला अगर पॉइंट होगा ना, अगले वाला पॉइंट देखो आप, ये देखो ये चीजें आप है ना बिल्कुल ऐसे गांठ बांध लो इन सब चीजों की। देखिए यहां पर अगले वाले पॉइंट के अंदर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये कितने पार्ट में जाएगा, 4 पार्ट्स में जाएगा, ये 4 पार्ट्स में जाएगा, तो सिर्फ a/4 ही करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, इसका मतलब ये जहां पॉइंट आ रहा है ना, ठीक है, और ये तो ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, ये a/4 आ जाएगा माइनस। ठीक है, अरे बोलो, a/4 का मतलब 0.20, और a/3 का मतलब 0.33, इसका मतलब ये वाला पॉइंट थोड़ा आगे है और ये वाला पॉइंट थोड़ा पीछे है, अरे बोलो। ठीक है, और ये तो आएगा ही आएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, ये पहला पॉइंट हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा इसका, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ये इस तरीके से 3 पॉइंट आएंगे। अब यहां पर आपको देखना है कि x इक्वल टू -a/4 से कोई भी वैल्यू लो, a/4 का मतलब हो गया, और कोई पॉइंट लो, a/6 ले लो, -a/6 इसके अंदर, तो साई बराबर 1/a, 1/a, और साइन बनेगा ना, अरे साइन ही बनेगा ना, 4πx/2a बनेगा, और x का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, मुझे ये चेक करना बहुत जरूरी है कि ये ऊपर से आएगा ग्राफ या नीचे से आएगा, ये चेक करना मुझे जरूरी है। क्या कर दो, कौन सा, हाँ -a/2 आएगा ये, और ये आएगा x इक्वल टू, ए एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये x इक्वल टू +a/2, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, अरे बोलो। तो यहां पर देखिए x इक्वल टू, अगर -a/2 से नीचे कोई भी लो वैल्यू, -a/4 ही ले लेता हूं, अरे -a/4 ले लू ना, ठीक है, तो -a/4 लिया तो साई बराबर 1/a, मेरे को ये चेक करना है कि 4/x इंटू एक्स बराबर -a/4 लिया, a/4 लिया, a/2 और माइनस, तो ये कट गया, कैंसिल हो गया ना, तो 1/a और साइन -a/2 आ गया ना, अरे बोलो, -π/2 आ गया, तो माइनस आ गया। ठीक है, तो ये भी नीचे से ही ग्राफ बनेगा।
क्या कह रहे हो? अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब, सॉरी, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये रीजन इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये रीजन इसका नेगेटिव आ रहा है तो ये रीजन इसका पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये देखो, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ये कहना चाह रहा था, ये पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, चौथा आपने निकाला भी नहीं था, नहीं निकाला था ना। आपकी इतनी कोशिश करे कौन, ये समस्या थी। मुझे पता था कि ये वाला पॉइंट ऊपर आता है। समझ में आ गया? तो अब देखिए, ये देखो दो ग्राफ इसके नीचे रहते हैं, चौथा ग्राफ इसके वापस से ऊपर आ जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये इसके अंदर लोचा है। और आजकल ये पूछ भी लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है इनको, आजकल तो पेपर वैसे भी अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब पूरा आया। ऐसे करना होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इन सब चीजों की। ठीक है, क्योंकि वहां पर 100% गलती हो ही जाती है। ठीक है, तो नोट पॉइंट इज गिवन बाई, नोट पॉइंट में कोई गड़बड़ नहीं है, नोट पॉइंट इज गिवन बाई n-1। नोट पॉइंट इज गिवन बाई n-1। समझ गए? थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये देखिए, यहाँ पर a/3 हुआ है, ये प्लस a/3 हुआ है यहाँ। ये इसका आधा करना है, इसका आधा करना है। ठीक है, समझ में आ गया? एक पार्ट का आधा करना है, एक पार्ट का क्या करना है, आधा करना है। आप समझ में आ गया? तब ये चार पार्ट्स में क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अरे बोलो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, और या आप ऐसे भी कर सकते थे इसके अंदर। ये देखिए, अगर आपको वैसे कैलकुलेट करना था तो कर सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। यहां पर समझना बात को, अक्स बराबर 2a/4 करना था। अक्स बराबर क्या करना था, पूरी डिवाइडेड बाई 4 कर दो। ये क्या करना था, अक्स बराबर 2a/3 करना था। बट ये ध्यान रखना है कि -a/3 आएगा, ये +a/3 आएगा। ये यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 2a/2 आ जाएगा। और यहां पर देखिए अक्स बराबर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अक्स बराबर 2a ही आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो। एक तो ये है। अब आप समझ गए होंगे सारी बातें। आप पोटेंशियल तो, प्रोबेबिलिटी तो कर ही लोगे। तो k बराबर n पाई/a हो जाएगा, और k बराबर 2 पाई/लैम्डा होता है। तो यहां से, और E बराबर लैम्डा बराबर h/p आ जाएगा, p बराबर 2m आ जाएगा। क्योंकि पार्टिकल फ्री है। पार्टिकल फ्री होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। पार्टिकल फ्री होगा तभी लगेगा। समझ में आ गया? यहाँ तक ये बॉक्स प्रॉब्लम होती है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पायल जी, ऑनलाइन पायल जी, रात को सोई नहीं थी क्या? बोलो, समझ में आया? कर लोगे? प्रोबेबिलिटी के ग्राफ बना लोगे, इधर ऊपर ही करना है। ठीक है, कर लो तो, शुरू करो अंतराक्षी। आज एक वीडियो और बना दे। क्या है तेरे, क्या निकाल रही है, रुके। जल्दी करो जल्दी।
नहीं करोगी क्या? कर लो तो, ये यहाँ तक कर लिया था क्या? हेलो। हाँ सर, नमस्ते। बातें मत करो, जल्दी जल्दी करो। हो गया क्या? ये बधाई हो। अब अरे, ये नई दुनिया है।
कर लिए गए, रिकॉर्ड कर लिया, नहीं किया पहले, किसने नहीं किया, कर लो यार ये। अरे कीड़ा ही गे, चेक करनी पड़ेगी। हो गया क्या, जल्दी करो जल्दी। देखिए, अब एक चीज का और ध्यान रखना, देखो जितनी भी बॉक्स प्रॉब्लम है उसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर, तो कोई भी प्रॉब्लम हो वैसे तो, इन बॉक्स प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर, जैसे आपको मोमेंटम निकालना है, पोजीशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो पहले तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से लगेगा। डेल्टा एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर का रूट होता है। डेल्टा पी एक्स क्या होता है, डेल्टा पी एक्स बराबर होता है पी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और का स्क्वायर का रूट होता है। अब एक चीज का ध्यान रखना है पर, इन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच कट बाई टू होता है, सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर में ही होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास में डेल्टा एक्स पता है और डेल्टा पी एक्स निकल जाएगा, डेल्टा पी एक्स निकालने में हमेशा ही जोर आता है। ठीक है, इसलिए इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा एक्स निकालिए आसानी से निकल जाता है। ठीक है, और डेल्टा पी एक्स सीधा निकल जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। समझ में आ गया यहाँ पर। लेकिन बॉक्स प्रॉब्लम में क्या होता है, इन बॉक्स प्रॉब्लम में क्या होता है, पहली बात तो ये होती है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एच कट बाई टू होता है, इज ग्रेटर देन ही होता है ऑलवेज। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेट आप एच कट लिख सकते हो, वैसे इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखा जाता है, एच कट लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। इक्वल टू एच कट लिखा जाता है क्योंकि ग्रेटर देन एच कट बाई टू होगा। ग्रेटर देन क्या होता है, एच कट बाई टू होता है, तो अप्रोक्सीमेट एच कट लिख सकते हो, एक बात तो यही हो गया। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात ये है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अपना बॉक्स प्रॉब्लम जितने भी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है, और काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। तो ये देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर अब देखो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और प्लस कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसको मतलब यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है, जो आप एवरेज ऑफ एच निकालते हो ना, वही एक तरीके से टोटल एनर्जी है, वही एक तरीके से क्या है, टोटल एनर्जी है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली बात है। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच तो बहुत आसानी से निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने आपके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई है, पी एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास में, आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम कह सकते हो, आप कह सकते हो ना। अरे बोलो। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही इसका जीरो होता है, तो यहां से देखो पी एक्स स्क्वायर ही टफ होता है, बाकी टफ नहीं होता है, बाकी ये आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए पी एक्स स्क्वायर निकल गया है। ठीक है,
और पी एक्स निकालना बहुत आसान होता है, पी एक्स तो निकल जाता है वैसे, या तो बहुत बार तो जीरो ही आ जाता है, बहुत बार तो कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। अगर जीरो नहीं भी आता है, ठीक है, तो पी एक्स निकल जाएगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी साई स्टार, पी एक्स की जगह लिख दो माइनस आइटा एक्स का डेल बाय डेल्टा एक्स, और इंटू कितना लिख दो, साई इंटू डी एक्स, जो भी लिमिट है, ठीक है, ए वन से ए टू जो भी लिमिट है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, करते ही पी एक्स आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब डेल्टा पी एक्स आ गया। आपके पास में क्या आ गया, डेल्टा पी एक्स आ गया। पी एक्स बराबर कितना हो गया, पी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर का रूट हो जाएगा ना। तो यहाँ से डेल्टा पी एक्स निकल गया, तो अब डेल्टा एक्स निकल जाएगा। अब डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच कट अपॉन टू इंटू सॉरी एच कट इंटू अब इंटू डेल्टा पी एक्स, डिवाइडेड बाई टू नहीं करना है, डिवाइडेड बाई कितना नहीं करना है, टू नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनर्जी से निकलता है पी एक्स स्क्वायर, कोई बिना मतलब का पी एक्स स्क्वायर निकालने मत लग जाना, ठीक है। समझ में आगे निकलेगा भी नहीं। देखो पी एक्स स्क्वायर देखो कितना टफ होता है, यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी एक्स स्क्वायर देखिए, पहली बात तो ये देखिए दो बार इंटीग्रेट होगा पहली बात तो, ठीक है, तो माइनस साई स्टार और ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम और डेल्टा टू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर और इंटू साई, यही तो आएगा, और इंटू डी एक्स ऐसे आएगा पहली बात तो। अगर बड़ी स्टेट आ गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये तो, ठीक है। दैट इज साई बराबर कितना आ गया, सी वन साई वन और प्लस सी टू साई टू आ गया, तो यहां से तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर निकालना अब तो, ठीक है, इन द स्टेट साई। तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे, इसके लिए क्या यूज करोगे आप, शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर में कोई डाउट नहीं है, इक्वल टू एच कट बाई टू होता है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसे लगता है आप। तो अब आपको यहाँ जाना है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर, समझ में आ गया, ये बॉक्स प्रॉब्लम है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर में आसान चीजें इसलिए हो जाती हैं कि ये लगता है इक्वल टू एच कट बाई टू होता है, यही एक ऐसा चीज है। अब ये प्रूफ भी होगा आने वाले टाइम में, या आपको हर बार प्रूफ भी करना पड़ता है कि इक्वल टू एच कट बाई टू होगा, इसके अंदर वाकई में इक्वल टू नहीं होता है। आप देख लीजिए थे, समझ में आ गया, अरे भाई समझ में आ ही गया, ठीक है। तो कभी भी ये आता है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर ही एक ऐसा होता है जिसके लिए ऐसा इक्वलिटी होल्ड करती है, बाकी किसी के अंदर इनइक्वलिटी आती है, इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है, समझ में आ गया। तो इक्वलिटी होल्ड ओनली फॉर, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर ही इक्वलिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी, अदरवाइज इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। समझ में आ गया यहाँ तक, अरे कुछ कुछ बातें समझ में आई क्या। अब ये दिमाग में आता है कि ये सर बता क्यों रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बता ही क्यों रहे हो हमारे को तो इस तरीके की चीजें बहुत आती हैं, ठीक है। तो पहले सवाल लिख लो, लिखिए, देखिए पार्टिकल ऑफ मास मोल एम, ए पार्टिकल ऑफ मास मोल एम is confined into a ground state, is confined into a ground state into a ground state in a one dimensional box, in a one dimensional box, in a one dimensional box extending from x equal to minus 2l to x equal to plus 2l, x equal to minus 2l to x equal to plus 2l, then the wave function of the particle, then the wave function of the particle in this state is given by, in this state is given by psi naught cos pi x by 4l, cos pi x by 4l, ये वेव फंक्शन दे दिया इन्होंने। पहला सवाल लिखिए, साई नॉट कैलकुलेट कीजिए, साई नॉट क्वेश्चन मार्क, दैट इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। दूसरा लिखिए, एनर्जी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट, एनर्जी, एनर्जी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू
corresponding to this state is corresponding to this state is तीसरा लिखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर अगला लिखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दिस स्टेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दिस स्टेट देखिए समझ तो गए क्या? अरे मेरी बातों को समझ गए क्या? नहीं समझे आप? देखिए अब इस तरीके की प्रॉब्लम करना कितना आसान होता है ये सोचिए। देखिए कुछ नहीं करना था, मैंने कहा था साइन नोट का वैल्यू √2/a होता है और यहां पर आ जाएगा 4l आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 1/2l आंसर है इसका। कितना आंसर है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है इन सब चीजों में। ठीक है, दूसरी बात ये देखिए बच्चों, अब आपको पता है इस सवाल के लिए और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। एवरेज ऑफ एनर्जी अपन जानते हैं वही होता है। ठीक है, एच कट स्क्वायर, बोलो एच कट स्क्वायर क्या होता है? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू 4l का स्क्वायर हो जाएगा। ये एनर्जी आ गया, तो इसको किसके बराबर लिख देंगे बच्चों? पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के। अब ये आ गया आंसर इसका, सारे आंसर आ गए देख लो। ठीक है, तो 16l स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर आ गया, एक्सपेक्टेशन एच आ गया, साइन नोट इतना ही करना। समझ में आ गया? तो कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें टफ होने लगे ना, तो समझ जाना प्रॉब्लम आप कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पा रहे। कभी भी दो लाइन से ज्यादा सवाल नहीं चलेगा क्वांटम मैकेनिक्स में, एक ही लाइन में सवाल होता है। समझ में आ गया? अगर सही लाइन पकड़ रखी है तो आप ठीक है कर लो, ये बताना चाह रहा था। ठीक है, देखिए साई ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, साई ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, साई ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम describe Hamiltonian, describe Hamiltonian can be written as a linear combination of, can be written as a linear combination of phi 1 and phi 2, phi 1 and phi 2, which are the eigenfunction of, which are the eigenfunction of Hamiltonian hk, which are the eigenfunction of hk with eigenvalue e1 and e2 respectively, with eigenvalue e1 and e2 respectively at time t equal to 0, at time t equal to 0, the system is prepared in the state, the system is prepared in the state 4/5 phi 1 plus 3/5 phi 2. Then wave function at time t, then wave function at time t h by 2 e1 minus e2 will be,
पहला ऑप्शन लिखिए, ये टीआईएफआर का सवाल है, समझ तो गए कि इस सवाल को ये कहना चाह रहा है कि साई एक्स टी निकाल लीजिए, और साई एक्स टी निकालने के बाद में टी का वैल्यू पुट कर लीजिए, कॉमन चीज बाहर निकाल लीजिए, और फिर अपने आप एक कोई फंक्शन बनेगा, वो आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो 4/5 ∅1 पहला ऑप्शन, 4/5 ∅1 प्लस 3/5 ∅2, 3/5 ∅2। दूसरा ऑप्शन देखिए, ∅2। तीसरा ऑप्शन देखिए, 4/5 ∅1, ∅1 माइनस 3/5 ∅2। चौथा ऑप्शन देखिए, 4/5 ∅1 प्लस 3/5 ∅2। करके लाओगे? करके लाओगे क्या? ठीक है, घर से करके लाओगे क्या? साई एक्स टी निकालना है, टी का वैल्यू पुट करना है, बस हो जाएगा। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन ए डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल, देखिए द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल in a deep square well potential extending from x equal to 0 to x equal to L, extending from x equal to 0 to x equal to L is given by psi is a function of x equal to a√30। कई बार ये a देते नहीं है तो ये लगा लिया करो, x माइनस एल अपॉन एल की पावर y। पहला सवाल लिखिए, फाइंड y, फाइंड y। दूसरा सवाल, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, expectation value of px, expectation value of x square, expectation value of px square, expectation value of energy, expectation value of energy। अब इसमें ट्रिक लगा लेना, आप लग जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे बोलो साइंटिस्ट हो। ठीक है, और एक और इसका दूसरा सवाल, चेक वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, check wave function is normalized if not then calculate y, calculate कैपिटल ए। समझ तो आ गया कि सवाल है? अब देखो बस y निकालना सिखा देता हूं आपको। ये देखिए बॉक्स है, डायमेंशन आपको कंप्लीट करनी है। आपको क्या करना है? डायमेंशन कंप्लीट करनी है। पार्टिकल इन बॉक्स की डायमेंशन मैंने पहले भी बताई थी, एल बाई क्या होता है, √2/L होता है ना, √2/L, क्योंकि देखो साइन आएगा वो तो वैसे भी डायमेंशन लेस होता है, तो -n/2 होता है। ठीक है, तो इसको इसके बराबर रखना है, बस ए को छोड़ दीजिए। अब ये यहाँ पर देखो, ये x माइनस एल है, तो ये ऑब्वियस सी बात है लेंथ ही होगी। अरे डायमेंशन लेंथ ही होगी ना, और अपॉन कितना हो गया, एल की पावर वाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया वन डायमेंशनल है ये, तो एल की पावर -1/2 बराबर एल और 1 - y हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो इसका मतलब 1 - y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। y बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। समझ में आ गया क्या? मैंने डायमेंशन को कंप्लीट किया है तो डायमेंशन से निकल जाता है। अरे बोलो, आ जाएगा ना? ये और कर लो, बाकी सवाल कर लाना, घर से कर लाओगे क्या? अरे नहीं आएगा समझ में? एक सवाल और लिखिए। ठीक है, अरे हो गया ना? अगला सवाल देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम,
a particle of mass small m, a particle of mass small m in a infinite square well potential, in a infinite square well potential, Vx equal to 0 for x is greater than 0, less than L, or infinite otherwise, at time t equal to 0, the wave function is given by root 2 upon L e की पावर 3 pi iota x by L e की पावर माइनस 3 pi iota x by L। समझना बात को, ये वाला वेव फंक्शन दे रखा है, इज गिवन बाय, देखिए व्हाट विल बी, इट्स वेव फंक्शन एट टाइम t इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 2 pi h कट, ml स्क्वायर अपॉन 2 pi h कट। आ गया समझ में? आपको कैसे करना है इस सवाल को? देखिए ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा आप, लेकिन ये देखिए ये साइन 3 पाई आइटा, इसका मतलब पहले आप ऐसे लिख लो इसको, ए नो भी है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, वैसे कोई काम नहीं करेगा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लगाओ तो लगा लो, और ये आ जाएगा साइन और 3 पाई एक्स बाई एल, 3 पाई एक्स बाई एल का ही फॉर्मूला है ये, और इनटू कितना हो जाएगा 2 आइटा। बताओ है कि नहीं है? अरे है ना, उसी का ही फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी स्टेट से मल्टीप्लाई करवा रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी की तीसरी स्टेट से मल्टीप्लाई करवा रहा है आप, तो अरे साई एक्स टी तभी तो निकलेगा, तो साई एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया अब तो, ई की पावर माइनस आयटा E3t अपॉन एच कट कह रहा है, और ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन साई एक्स टी बराबर 0 के ऊपर हो गया। अब यहां पर टाइम टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है कर दोगे, ये टाइम टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कर दोगे तो वापस से खोल लेना इसको, अब इसको क्या हो जाएगा, वापस से खुल जाएगा, तो आंसर आ गया। समझ गए क्या? अब जैसे सपोज करो साई एक्स टी मान लो इसी स्टेट के साथ में आपने काम करना शुरू कर दिया, तो कैसे करोगे बताओ? आपको पता ही नहीं है कि एनर्जी की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो उसको उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना पड़ता है बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो हो गया, आ गया क्या समझे? ये हिंट लिख लो, ऐसे करना है इसको। हो गया ना? ठीक है, समझ तो आ गया ना? ये पूरा आपके 3D बॉक्स, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स और ए सिमेट्रिक पोटेंशियल था, समझ में आ गया? हेडिंग दो हार्मोनिक ऑसिलेटर, नॉर्मल नॉर्मल बातें करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की। हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर, अब एक नया टॉपिक है ये, ठीक है, तो यहां से देखिए अब शुरू करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ही यही होता है कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता है। पहली बात, एनर्जी जो आएगी वो वही हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो आप आज तक याद करते आए हो, ठीक है, एच कट ओमेगा, जहाँ एक इस तरीके का पोटेंशियल होता है, ये वी एक्स इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स के बीच में ग्राफ हो गया। पहली बात तो यही, एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? अब ये कितना शिफ्ट होगा, कैसे ऑसिलेट करेगा, दैट इज, अब यहाँ पर वही चीज है, ओमेगा बराबर रूट के बाई एम आएगा, वो चीजें वही हैं, और के बराबर डेल्टा 2 वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू स्टेबल पॉइंट, चीजें वही हैं, ठीक है, बातें तो वही हैं, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स के तरीके से अपने को अब सब चीजें करनी है, वो क्लासिकल वाला मेथड नहीं लगेगा यहाँ पर। अब ये एनर्जी अपने को प्रूव भी करनी है कि एन बराबर ये होगा, पोटेंशियल ये होगा, तो हैमिल्टोनियन कितना हो जाएगा? अब ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ पोजीशन है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अगर एवरेज एनर्जी निकालनी है तो अब की बार दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। एक बात तो यही हो गई। अब यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक यही है
इसका डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स और इक्वल टू एच कट बाई 2 लगेगा। इक्वलिटी होल्ड करती है। इक्वलिटी क्या करती है? होल्ड करती है। इक्वलिटी होल्ड करती है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहाँ पर ये सब चीजें आएंगी। अब लेकिन अपने को अब मुद्दा ये है कि यहाँ तक जाना है अपने को। डेल्टा एक्स तक कैसे जाएं, डेल्टा पी एक्स तक कैसे जाएं, एक्स स्क्वायर कैसे निकालें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर गामा फंक्शन लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर? एक ही फॉर्मूला लगता है, गामा फंक्शन। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, हाँ, आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर इस चीज के लिए जाने के लिए सबसे पहले तो आप अगर ये याद रखोगे तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट की पावर 1/4, 1/4, 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल एन। ये डेरिवेशन है वैसे तो, और याद रख लेना चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो रूट एच एन जाई और ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जाई बराबर एम ओमेगा अपॉन एच कट और इनटू एक्स। ये एक्स बाहर है, रूट में नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हर्माइट पोलिनोमियल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोला जाता है? हर्माइट पोलिनोमियल बोला जाता है। पोलिनोमियल बोला जाता है। इसका वैल्यू मुझे तो पता है वैसे, एच जीरो जाई का वैल्यू 1 होता है, एच वन वाई जाई का वैल्यू 2 जाई होता है, और एच टू जाई का वैल्यू 4 जाई स्क्वायर माइनस 2 होता है, और एच थ्री जाई का वैल्यू 8 जाई क्यूब माइनस 12 जाई होता है। अब जाई आप समझ रहे हो, ये रहा। ठीक है, तो अब आपको फंक्शन एक्स में बदलना पड़ेगा। इस फंक्शन किस में बदलना पड़ेगा? एक्स में बदलना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर ग्राफ बनाने पड़ेंगे, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करना, साई नोट एक्स करना, साई वन एक्स करना, और साई टू एक्स करना, और साई थ्री एक्स करना। ये सारे एक्स में बदल लेना। बदल लोगे? एक्स में बदल लोगे ना? एक्स में बदलने के बाद में आपको ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, ग्राफ का वही तरीका है जो पुराना एज यूजुअल तरीका था, वही है। ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब इसके साथ में भी वही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, लेकिन ये देखो, अगर मैं एनर्जी, ये एनर्जी की लाइन ऐसे लगती है, पोटेंशियल के ऊपर हमेशा एनर्जी की लाइन लगती है, दैट इज ये एनर्जी हाफ एच कट ओमेगा होती है। एन बराबर 0 के लिए ये लाइन है। समझ में आ गया? तो साइन नोट एक्स का जब ग्राफ बनाओगे तो आप इसका ऐसा ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है, समझ गए क्या? मोस्ट बाउंडेड वेव फंक्शन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में ये। अब ये देखिए, ये फाइनाइट बाउंड्री के ऊपर है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइनाइट बाउंड्री है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये देखिए, पार्टिकल के बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर। पार्टिकल के बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर, ये इसकी फाइनाइट बाउंड्री है। ड्यू टू फाइनाइट बाउंड्री पार्टिकल बाहर पाया जाएगा, बॉक्स की तरह नहीं है। वेव फंक्शन शुड बी वैनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्री, बट इनफाइनाइट बाउंड्री देयर इज फाइनाइट बाउंड्री। यहाँ पर क्या है? फाइनाइट बाउंड्री है, कुछ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बाहर होगी। ये कैसे निकालते हैं? ये बाउंड्री कैसे निकालते हैं? ये वही तरीका है, एज यूजुअल तरीका है। ठीक है, आपको पता है ये दो पॉइंट है मेरे पास में, A1 पॉइंट है और A2 पॉइंट है। एनीवन, या x1 पॉइंट मान लो, ये x1 पॉइंट मान लिया, और ये कितना मान लिया? x2 पॉइंट मान लिया मैंने। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, x1 पॉइंट और x2 पॉइंट के ऊपर अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब ऑब्वियस सी बात है, टोटल एनर्जी वाली लाइन के ऊपर, टोटल एनर्जी वाली लाइन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे टोटल एनर्जी वाली लाइन पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 आ जाएगा ना, और नीचे क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। फिर नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगा। अरे बोलो भाई, अरे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम है। यहाँ पर कितना है? इस टोटल एनर्जी वाली लाइन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसका निकल जाएगा। तो हाफ एच कट ओमेगा और बराबर कितना हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर की लिमिट निकली, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच कट बाई एम ओमेगा आ गया। ठीक है, और ये एक्स एक्स का वैल्यू आ गया है ना, एक्स का वैल्यू। इसका मतलब x1 क्या है यहाँ पर? x1 है आपका एच कट अपॉन एम ओमेगा माइनस, और x2 क्या है? एच कट अपॉन एम ओमेगा प्लस। समझ में आ गया? ये लिमिट रहती है। अब आपको निकालना पड़ेगा
ये x1 से x2 अगर निकालोगे तो ये तो अंदर हो जाएगा, बाकी चीजें बाहर हो जाएगी। ये सवाल पूछा जाता है, अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है और बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो x1 से x2 अगर लिमिट लगाओगे तब तो अंदर आ जाएगा, और बाहर लगाओगे 1 माइनस कर दो। होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो बाहर अपने आप आ जाएगा, अंदर की निकाल लीजिए, बाहर अपने आप हो जाएगा। अब ये क्लासिकल होती है, क्वांटम मैकेनिकल होता है, ये आपको बाद में करवाएंगे। समझ में आ गया? आएगी बातें समझ में? फिर जैसे ही आप ये n इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओगे वैसे ही निकल जाएगा। n इक्वल टू 1 की अगर आपको बाउंड्री निकालनी है, ये आपको x1 डेज और x2 डेज निकालनी है, तो कैसे निकल जाएगा? 3/2 का कर दो यहाँ पर, कितना कर दो? 3/2 एच कट ओमेगा कर दो। ठीक है, 3/2 एच कट ओमेगा करते ही आ जाता है आंसर। ठीक है, तो ये देखिए इसका वेव फंक्शन ऐसा आएगा। ये देखो कुछ अब पूछा जाएगा, ये वेव फंक्शन इस पोटेंशियल से बाहर क्यों पाया जा रहा है जबकि बॉक्स में तो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? ड्यू टू फाइनाइट बाउंड्री। आपको इतना ही बोलना है। क्या बोलना है? ड्यू टू फाइनाइट बाउंड्री। फाइनाइट बाउंड्री होता है तो पार्टिकल बाहर निकल सकता है, इनफाइनाइट बाउंड्री में वेव फंक्शन बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वेव फंक्शन शुड बी वेनिश एट ए इनफाइनाइट बाउंड्री। अरे बोलो, बोलोगे ना? अब लेकिन ये आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, मेरी गलती नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये साइन नोट एक्स आप निकालना, होमवर्क है ये और कुछ नहीं है, ऐसे इतना मुंह फैलाने की जरूरत नहीं है। इतना भी टफ चीज नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा हो रहा है यहाँ पर। तुम पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सिंपल ही हो गया, वन रखना है। ठीक है, ये इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, मुंह तो ऐसे फैला रहे हो जैसे पता नहीं क्या काम दे दिया हो। ठीक है, अगला देखिए। अगला अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप ऐसे देख लो, आपके एग्जाम के अंदर यही कवर करता है, यही है मामला, क्वांटम मैकेनिक्स ही है सब कुछ ले दे के। अब यहाँ पर आपको बताइए, नोड पॉइंट जितने एन वैल्यू होती है उतने ही आते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोड पॉइंट इज गिवन बाय एन से, नोड पॉइंट इज गिवन बाय इन हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वल टू स्मॉल एन ही होता है। अब देखो इसके अंदर जीरो आया, एन बराबर जीरो था, इसके अंदर एन बराबर एक आया, इसके अंदर एन बराबर दो आएंगे, दो आएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ऐसे घूमेगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? अगले में तीन आएगा। ठीक है, अगले में कितने आ जाएंगे? तीन आ जाएंगे, एक दो और तीन, ऐसे घूमेगा, बीच में घूमता रहेगा और बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? ये इस तरीके के ग्राफ आएंगे, ये अपन ने ग्राफ बना भी चुके हैं और आएंगे भी ऐसे। समझ में आ गया? अब आपको निकालनी है सब चीजें। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले लोकल तरीका है अपना। ठीक है, लोकल तरीके में सिंपल है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है और इन द ग्राउंड स्टेट निकालना है। ठीक है, फिर आपको इन द स्टेट साई 1 एक्स निकालना है, इन द स्टेट साई 2 एक्स निकालना है और इन द स्टेट साई 3 एक्स निकालना है। इससे थोड़ी मजबूती आएगी आपको। ठीक है, सेम पी एक्स भी निकालना है। ठीक है, चार 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 है 8, और 8 और 4 है 12, और 12 और 4 है 16। ठीक है, अब यहां पर आप देखना, अब आपके पास सब आ गया, सारी वैल्यू आ जाएंगी। वैसे मुझे आंसर पता है। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा आंसर होता है। डेल्टा एक्स बराबर होता है, डेल्टा एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट होता है। डेल्टा पी एक्स बराबर होगा पी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स 100% एच कट बाई 2 के बराबर आएंगे, ये आपको करके लाना है। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एन प्लस 1/2 इंटू एच कट ओमेगा होता है। अब आप वैल्यू रखते जाइए, एन बराबर 0 ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, एन बराबर 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, और एन बराबर 2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। ठीक है, ये आते जाते हैं ऐसे लगातार। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कुछ भी कोई ज्यादा पंगा है नहीं वैसे। ठीक है, अब ये देखिए आगे के समझे। अब इसके अंदर आपको गामा फंक्शन लगेगा, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है, आपको क्या लगेगा? गामा फंक्शन लगेगा इसके अंदर। गामा फंक्शन जानते हो? अरे गामा फंक्शन जानते हो क्या? गामा फंक्शन लगेगा इसके अंदर। फिर आपका 1D आएगा, 2D आएगा और 3D आएगा। ठीक है, फिर आपकी एरनफेस्ट थ्योरम आएगी। तो यहां से इंपॉर्टेंट काम शुरू है, समझ रहे हो? आगे बस सुनिए। अब यहाँ पर ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपकी एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगेंगी यहाँ पर, वो आपको देखना है। ठीक है,
अब यहां पर देखिए, डेल्टा एक्स का वैल्यू जो आपका आएगा वो तो आपको पता चल गया होगा वैसे तो। अरे चल गया ना, मैं बोल रही नहीं। अब देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ये आता है, वैसे ये और बता देता हूं। अब ये मत कह देना ये कैसे आया, ये भी वैसे ही आता है। ठीक है, और लेटर ऑपरेटर से डायरेक्ट ये निकलेंगे, ये प्रूफ होंगे वैसे तो। ठीक है, 2n+1। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एच कट अपॉन एम। ठीक है, एच कट एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा आपका 2n+1। अब आप कैसे प्रूव करोगे, आपके ऊपर है, सबके लिए देखते जाना चाहिए। n बराबर 0 के लिए देखना, n बराबर 1 के लिए पुट करके देखना, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए करवाएं। और ये फॉर्मूला अगर खराब हो जाए तो बता देना। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हमेशा 0 आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स भी 0 आएगा। ये चार चीजें हैं। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आप इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा एक्स के अंदर फॉर्मूला बन गया। आप डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स बराबर, आप ये अगर दोनों वैल्यू पुट करोगे ना तो आपका फॉर्मूला ऊपर वाला बन जाएगा, n+1/2 × h कट ओमेगा। अरे बोलो, अरे बोलो साइंटिस्टो, ठीक है ना। देखिए, ये h कट ओमेगा नहीं, एनर्जी की डायमेंशन होगी। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस। एनर्जी की डायमेंशन नहीं थी वो। ठीक है ना, n+1/2 आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते जाना। और ऐसे सीधी सीधी बात नहीं बोलता सर, ऐसे ही बोल देता कि सर डायमेंशन कंप्लीट नहीं है। बोला कैसे, मेरे को बताओ कैसे आया। एच कट तो आएगा, एच कट की तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात समझे। अब देखिए यहां पर, अरे आया क्या। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इतना सब काम दे दिया आपने, हम करके कब तक, इसमें टाइम लगेगा, कॉपी खाली नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरी बात है गामा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले भी बताया हुआ है, दोबारा भी बता रहा हूँ, हर बार यही लगेगा। देखो प्रैक्टिस कर लेना भाई, पहले ही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, इधर उधर एक दूसरे की अंगुलियां मत करो। ठीक है, करना ही पड़ेगा ये। देखिए, पहली बात तो इसकी लिमिट हमेशा -∞ टू +∞ ही रहती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है, और इवन फंक्शन, इवन फंक्शन समझते हो, इवन फंक्शन डिसाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ई की पावर -x² ना कभी इवन होता है ना कभी ऑड होता है, उसका जो मल्टीप्लीकेशन जो फैक्टर होगा वो इवन या ऑड डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इवन फंक्शन इंटू dx होता है, तो पहली बात तो 2 × 0 to ∞ कर देना। ठीक है, और इवन फंक्शन वापस से आ जाएगा और इंटू dx हो जाएगा। ओड फंक्शन में क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞, ओड वे फंक्शन आ गया, ओड वे फंक्शन आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हर बार x और px के साथ में ऐसे ही हो रहा है कि ओड फंक्शन बन रहा है। आगे ज्यादा सोल्व ना करें, सीधा के सीधा ये प्रॉपर्टी लगेगी पहले ही झटके के अंदर। समझ में आगे, सीधा ओड फंक्शन बन रहा है x और px के अंदर हर बार ही। समझ में आगे, कोई सा ही ले लो चाहे आप। ठीक है, तो इसलिए वो 0 आ रहे हैं हर बार। समझ में आ गया। अब गामा फंक्शन क्या होता है, 0 to ∞ x⁻m और e⁻∞ इंटू डी एक्स बराबर 1/n, और गामा m+1/n और अल्फा की पावर m+1/n। अब एक गामा जो इंटीजर फैक्टर होते हैं, ठीक है, इंटीजर अगर नंबर है n+1, n हाफ इंटीजर, हाफ इंटीजर के लिए ये, हाफ इंटीजर के लिए जैसे, तो n गामा n होता है। जैसे गामा 3/2 है, तो इसको कर लो 1/2 और +1 कर लिया, तो इसका मतलब 1/2 गामा 1/2 बन गया। और गामा 1/2 का वैल्यू √π होता है। गामा 1/2 का वैल्यू कितना होता है, √π होता है। ठीक है, और इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, इंटीजर के लिए हो जाएगा, इंटीजर इंटीजर के लिए n+1 गामा तो होता है फैक्टोरियल n होता है। ठीक है, जैसे गामा 5 है तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, गामा 5 है तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे क्या, फैक्टोरियल n है, सॉरी, गामा n है तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो, ये इंटीजर के लिए, हाफ इंटीजर के लिए हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला और भी लगता है इसके अंदर, एक ये भी होता है, -∞ टू +∞ e⁻∞ सॉरी e⁻⁻ax²
और प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, तो रूट पाई अपॉन ए ई की पावर बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये परफेक्ट है। ठीक है, ये ई की पावर में आ जाए। अब आपको इंटीग्रेशन करना आसान बात नहीं है, आपको पता ही होगा इस बात को। लगेंगे दो ही, बाबू घराने चाहिए कौन सी घड़ी आवत है। क्वांटम मैकेनिक्स में दो ही फॉर्मूला लगते हैं, बाकी तीसरा फॉर्मूला कभी काम में नहीं आता है। और इवन ओड की प्रॉपर्टी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, तुरंत पहचानिए। ज्यादा सवाल लंबा चलने लग जाए तो समझ जाना सवाल गया आप। समझ में आ गया? यहाँ तो लंबा जाएगा थोड़ा, देखो यहाँ तो देखो साइड 2x और साइड 3x जाएंगे लंबे। ठीक है, तो यहाँ तो एक बार जाने दो, उसके बाद में एक एक मिनट में सवाल होंगे, उसको बोला जाता है लेडर ऑपरेटर। उसको क्या बोला जाता है? लेडर ऑपरेटर। जो ब्रैंड केट जो नोटेशन होंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स में अभी नहीं आए, इसका मतलब अच्छी क्वांटम मैकेनिक्स शुरू नहीं हुई है। ये लोकल तरीका है जो बीएससी में पढ़ते थे अपन। समझ में आ गया? तो नॉर्मल नॉर्मल बात बीएससी की सारी आ गई है इसके अंदर। ठीक है, क्यों कैसे अब मत समझना कि क्वांटम हो गई है, ये शुरुआत है। अभी लेटर ये जाएंगे, ये एक मिनट में प्रूफ हो जाएंगे, एक ही मिनट में। आने वाले टाइम में जैसे ही मैंने ब्रांड केट नोटेशन लगाया तुरंत प्रूफ होंगे। समझ में आ गया? तो फिर सारी प्रूफ हो जाएंगी ये सब बातें जो मैंने लिखी है ना, इक्वल टू एन की फॉर्म हो जाएगी, एच बराबर एन प्लस ए बटा 2 इंटू एच कट ओमेगा आ जाएगा। सब प्रूफ हो जाएंगे, वे फंक्शन प्रूफ हो जाएगा, कितना शिफ्ट होता है, कैसे शिफ्ट होता है, कैसे निकालोगे। अब जैसे मान लो हार्मोनिक ऑसिलेटर में कोई भी क्या नाम है एक्सटर्नल एनर्जी लगा दी, तो बताइए कितना शिफ्ट हो गया, कैसे हो गया, वो सारे आंसर आगे आए। समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट है जाए, कर लो इसको भी। कर लोगे क्या? करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? फिर जाएंगे का ऑप्शन क्या है? और एक एक चीज ये है, एनर्जी और देख लीजिए, ई एन बराबर बराबर एनर्जी भी लिखते जाना। ये लेडर ऑपरेटर से, अब जैसे ये होता है कि दिमाग में आता है सर ये कैसे कहाँ से आए, तो ये आप इसी की बुक के अंदर देख सकते हो, बड़े टफ तरीके थे। उसके अंदर लेजेंडरी हर्माइट पोलिनोमियल काम में लिए हुए हैं और टफ सा बना रखा है। और देखना लेडर ऑपरेटर से करना है, 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एमएससी। इसीलिए क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं उसको। मतलब एप्लीकेशन, मतलब बहुत ही आसान तरीके। समझ में आ गया? आपको कोई डेरिवेशन तो पूछने वाला है नहीं, पहली बात तो ये होता है। दूसरी एक है, इंटीग्रेशन से कभी भी अगर आप सवाल करोगे, ठीक है, तो समझ जाना आपका क्वांटम मैकेनिक्स में सवाल गलत है, ये तय है। तो इंटीग्रेशन लगाने ही नहीं है, अभी लगाने हैं, लेकिन अभी इसलिए सिखा रहे हैं कि पहले लोकल से शुरू करके फिर अपन लेटर में आ जाएंगे। तो आपको महत्व भी समझ में आएगा इतने बड़े बड़े क्यों कर रहे थे। समझ में आ गया? पहले कर लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे थे, क्यों जबरदस्ती दुख पा रहे थे। अब यहाँ से सीधा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, एवरेज एनर्जी। अब एवरेज एनर्जी वही है, एन प्लस एक बटा 2 एच कट ओमेगा वाली, वही वाले काइनेटिक एनर्जी प्लस है पोटेंशियल एनर्जी। विरल थ्योरम से भी कर सकते हो सवालों को, यहाँ से विरल थ्योरम से भी हो जाते हैं सारे सवाल। ठीक है, समझ में आ गया? एरनफेस्ट थ्योरम से भी हो जाते हैं सारे सवाल यहाँ से। तो बहुत सारे तरीके हैं ये सब चीजें करने के लिए। अरे बोल लो, कर लोगे क्या? कर लो जल्दी से।